अगर आपको पता चले डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का स्वरूप और इसमें मची भगदड़, हाशमी साहब। जहां तक गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ताल्लुक है, जिस समय गुलाम नबी आजाद ने पार्टी लॉन्च करनी थी, आपको याद होगा मैं आपके ही शो में था, आपसे ही बातचीत हुई थी और मैंने आपको ये कहा था उस समय भी कि जिस समय गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जमीनी स्तर पर काम करना शुरू करेगी, जम्मू संभाग में उनका रुख क्या रहेगा ये तय करेगा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जम्मू कश्मीर में भविष्य क्या होगा। जी, गुलाम नबी आजाद ने जब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को लॉन्च किया तो उस समय एक बात ये मानने वाली है कि जम्मू में एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, उसमें कोई शक नहीं। उस एंटी इनकम्बेंसी को और वो जो नाराजगी लोगों के बीच में अलग अलग मुद्दों के ऊपर है, उस नाराजगी को वेंट आउट करने के लिए एक रास्ते की तलाश में जम्मू संभाग के लोग हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाएंगे, पीडीपी के साथ नहीं जाएंगे, ये मानने वाली बात है। कांग्रेस की पोजीशन जम्मू संभाग में उतनी मजबूत कांग्रेस नहीं जितने मजबूत कांग्रेस को होना चाहिए। कांग्रेस के अपने नेताओं का ये मानना था कि जी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से हम उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाते जिस तरीके से हमको करना चाहिए। उसके बाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आई, गुलाम नबी आजाद जब जम्मू संभाग में आए उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट वही हुआ जो बात हमने नेता नगरी में की थी कि गुलाम नबी आजाद सीमित होकर रह गए डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ यानी उनके अपने घर में, और उसके बाद कश्मीर घाटी में वो अनंतनाग और बारामुल्ला 2 जिलों में, और उसके अलावा एक और जिला जहां पर गुलाम नबी आजाद की जनसभाएं भी हुई। जो जम्मू के बाकी जिले हैं जैसे उधमपुर, कठुआ, सांबा, इनमें क्या स्थिति है उनकी? उधमपुर, कठुआ, सांभा में गुलाम नबी आजाद की कोई बड़ी रैली हुई हो ऐसा नहीं हुआ। और जम्मू से जिन नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को से जो नेता जुड़े उनमें थे पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल, उसके अलावा पूर्व विधायक बलवान सिंह, उसके अलावा अन्य उनके अपने डोडा जिले से मजीद वानी, गुलाम मोहम्मद सरोड़ी, बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया। लेकिन जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, इस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, जिनका जनाधार भी अपने क्षेत्र में है जी। लेकिन होता क्या है, ये नेता देखते हैं कि गुलाम नबी आजाद जो जम्मू संभाग है, जो जम्मू के जिले हैं, जम्मू के जिले में राजनीतिक तौर पर उतने सक्रिय नहीं है जितने सक्रिय वो अपने इलाके में और उसके अलावा कश्मीर के कुछ जिलों में है जी। उसको लेकर जब गुलाम नबी आजाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा ठंड है, बर्फबारी होगी, बाद में पहुंच नहीं पाएंगे, इसीलिए हम जो है इन क्षेत्रों पर फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये चीज जो है नाराज कर गई उनके इन नेताओं को जो कांग्रेस से निकल कर आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी सब लोगों को। नतीजा ये निकला कि पिछले दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष इस समय है, अभी भी हैं, सीनियर एडवोकेट एम.के. भारद्वाज, इनमें 4 में से 3 लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गुलाम नबी आजाद ने, ये कहकर कि ये लोग पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं। इन 3 लोगों ने एडवोकेट एम.के. भारद्वाज के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता की, उसमें इन लोगों ने साफ किया कि हमें गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, अब आने वाले भविष्य में हम चयन करेंगे कि हमको जाना कहां है। हमें खबर बाद में ये मिली कि बैकग्राउंडर ये था कि कांग्रेस इन लोगों के संपर्क में वापस आ गई थी जी। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस देश भर में मिल रहा है और उस रिस्पांस के नतीजे में जो संभावनाएं जम्मू कश्मीर में बन सकती हैं, उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये नेता क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस के संपर्क में थे, उसी संपर्क में होने के कारण इन्हें डीएपी से निकाल दिया गया। और अब ये नेता, और इसमें डॉक्टर मनोहर लाल को छोड़कर जो बाकी नेता हैं, उन्होंने साफ किया है कि वो आने वाले दिनों में कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। अब इन नेताओं के निकलने के कारण गुलाम नबी आजाद की जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है, उसको जम्मू जिले में और खासकर जम्मू संभाग के जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं, उनमें बहुत बड़ा झटका लगा। जुनैद, ये बताइए इस झटके से के समानांतर बयान किस तरह के दे रहे हैं वो? जैसे मैंने जब सुर्खियों पर नजर डाली तो बोले कि साहब जो भी आए सीएम उससे पूछिए उन्होंने काम क्या किया, मैंने कुपवाड़ा के लिए ये किया, उसके लिए वो किया, आप मेरा पूरा रिपोर्ट कार्ड लीजिए और बाकियों का भी रिपोर्ट कार्ड मांगिए। और किस तरह के बयान हो रहे हैं रैलियों में? तो देखिए जो बयान दे रहे हैं, बयान बड़े नपे तुले हैं।
ना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या जो कश्मीर घाटी के मुख्य दल है, ना उनके ऊपर हमला कर रहे हैं जी। ना ही प्रखर रूप से वो बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को उम्मीद और आशा थी कि शायद गुलाम नबी आजाद इस तरह की बात करेंगे। बात जरूर करते हैं, लेकिन जो, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो नाराजगी आपको जम्मू संभाग में है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए संभवतः लोगों को लग रहा था कि गुलाम नबी आजाद उस नाराजगी को कैटर करेंगे। और उस नाराज, अब पिछले दिनों जब ये नेता तीन निकल गए तो गुलाम नबी आजाद का बयान आ गया, उन्होंने कहा जी मैंने गंद अपनी पार्टी से साफ कर दिया। अच्छा, उसके बाद उनका कश्मीर गए तो बयान उनका आ गया कि भाई जो कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी जम्मू में बैठे हुए हैं उनको लेकर सरकार को कुछ सोचना चाहिए और फौरन उनको लेकर कोई फैसला लेना चाहिए। उसके अलावा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप उनके सभी बयानों को देखेंगे सौरभ जी, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई बड़ा हमला कर रहे हैं ऐसा नजर नहीं आ रहा, पीडीपी के ऊपर कोई बड़ा हमला कर रहे हैं ऐसा भी नजर नहीं आ रहा। वो कांग्रेस के ऊपर सिर्फ उनका अगर प्रहार कहीं पे हल्का फुल्का होता भी है तो वो कांग्रेस के ऊपर प्रहार होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर की वो बयानबाजी की बात आई तो उनके जितने भी बयान आप उठाकर देखेंगे उसमें जो कटाक्ष वो करते हैं वो कांग्रेस के ऊपर करते हैं। उन्हें कटाक्ष किया, उनने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय मुझे बताया गया कि कुछ जो लोग हैं उनके संबंध जो है आतंकियों के साथ हैं। मैंने फौरन वो रिपोर्ट उस समय के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, मैंने उनको फौरन वो रिपोर्ट भेजी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बात उन्होंने कही। उसके थोड़े दिनों के बाद एक खबर टेलीविजन चैनल पर के ऊपर अचानक चलती है, जिस खबर में यह आता है कि जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं विकार रसूल वानी, वो बेसिकली वो उनके आतंकवादियों के साथ संबंध थे। और कहा गया कि ये रिपोर्ट जो है केंद्र को गई थी, लेकिन केंद्र ने गंभीरता के साथ किस रिपोर्ट को भी नहीं लिया। तो उस खबर को भी, उसके बारे में भी कहा गया कि ये भी आजाद के खेमे से गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ने के बाद भी अगर किसी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं तो वो कांग्रेस है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं यदि गुलाम नबी आजाद सेकुलर विचारधारा वाली पार्टियों के साथ खड़े हैं और वाकई वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सेकुलर विचारधारा वाली पार्टियों की सरकार बननी चाहिए, तो वो फिर भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर आएगी उसमें शामिल होने में उनको क्या दिक्कत है? उनका दल ही अलग हुआ है, लेकिन विचारधारा अगर उनकी वही वाली है तो वो भी तो शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लोग तलाश कर रहे हैं। लुटियंस दिल्ली में एक स्थायी पता भी चाहिए और सब यात्राएं भी हों, ऐसे कैसे चलेगा जुनैद साहब? अशरफ वानी साहब, मेरा आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल है। जब मैं इनको सुन रहा था, स्थानीय राजनीति पर बात हो गई, गुलाम नबी आज़ाद की एक छवि है। छवि ये है कि ये 70 के दशक के उत्तरार्ध में इनका राजनीतिक उदय होता है। संजय गांधी के खास सिपहसालार बनते हैं गुलाम नबी आज़ाद, अंबिका सोनी, एक लंबी लिस्ट थी। और राजीव के दौर में भी ये प्रासंगिक बने रहते हैं। कभी बहुत बड़ा जनाधार का नेता इन्हें नहीं माना गया, लेकिन जब जब कांग्रेस सत्ता में रही तब ये एक प्रमुख मंत्री की हैसियत से रहे। तमाम नेताओं से चर्चा होती है तो कहते हैं कि साहब हवा का रुख भांपने में सफल रहते थे और एक जो रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स होती है उसके चलते इन्हें अपने हिस्से की मलाई मिलती रहती थी। मृदुभाषी हैं ये भी कहा जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो सर्किल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सर्किल हो, चाहे वो इंटेलिजेंसिया की बात हो जिसमें पत्रकार, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर ये सब आते हैं, बुद्धिजीवी आते हैं, इनकी बात हो, उनमें गुलाम नबी आज़ाद की कैसी छवि है? बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है इस बात को लेकर के, क्योंकि मैं गुलाम नबी आज़ाद के साथ काफी घुमा हूँ। इनफैक्ट जब 2001 में उन्हें बतौर सजा करके कांग्रेस उनके काम से नाराज थी, उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया था विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, और जम्मू कश्मीर का जिम्मा कांग्रेस में उन्हें सोनिया गांधी ने दिया था। उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार भी किया था और उस चुनौती में उनके बेहतर नतीजे भी सामने आए थे। पूरी तरह से डेड पड़ी थी कांग्रेस 2001 में जब 2002 के चुनाव होने वाले थे, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से कांग्रेस में जान फूंक दी, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में, वो देखने वाली बात थी। और यही कारण था कि जो 2002 में सरकार बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उसमें बड़ा भाई या बड़ा पार्टनर जो था वो कांग्रेस ही था, और वो गुलाम नबी आजाद के ही देखरेख में वो चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने लड़ा था।
लेकिन उसके लिए भी काफी जूझना पड़ा था। तब एनर्जेटिक बहुत थे आजाद, गुलाम नबी आजाद दिन में 18-18 घंटे काम करते थे, लेकिन अब उम्र का भी थोड़ा उन पर असर हुआ है। और दूसरी तरफ जब कोई बड़ा संगठन पीछे होता है तब राजनीतिक दल चलाना काफी आसान होता है, लेकिन जब आप अकेले किसी राजनीतिक दल की शुरुआत करते हो तो उसमें लाखों चुनौतियां होती हैं। और क्योंकि इस वक्त जो दुनिया और जमाने का या देश का हाल है, वो अब अगर कोई भी समर्थन किसी नेता के साथ जाता है, वो सबसे पहले आईने में देखता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में आजाद की तरफ से नई पार्टी बनाने के बाद जितने भी यहाँ पर राजनीतिक चाहे नेता थे या फिर हम कहें कि जो मतदाता हैं, वो ये इस पसमंजस में है कि अगर हम आजाद को सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। क्योंकि उनकी तरफ से अब सरकार बनानी मुश्किल लग रही है, क्योंकि अपने बलबूते पे वो इतने बड़े राजनीतिक माहौल में जहां पर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और उनके साथ इलेक्शनों में खड़ी हो सकती हैं, उसमें उनका वर्चस्व या उनका क्या होगा। हाँ, इतना जरूर है कि लोग मानते हैं हो सकता है 4, 5, 6 सीटें वो निकाल सकते हैं, और अगर कोई खिचड़ी वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो उसमें उसकी भूमिका होगी। लेकिन अब उसमें ये भी है, कई लोगों को संदेह है कि क्या बीजेपी उनको समर्थन करके आगे प्रमोट एज ए चीफ मिनिस्टर करेगी। लेकिन जिस अंदाज से कश्मीर में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, उस बीच कम ही उम्मीद लगती है कि शायद बीजेपी के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर में बनने वाली कोई नई सरकार होगी। क्योंकि 2014 में पहली बार 70 साल में बीजेपी की सरकार मोदी की वेव के चलते जम्मू कश्मीर में आई थी, लेकिन अब कम ही लगता है कि शायद आने वाले दिनों में कभी बीजेपी को, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो तब तो लद्दाख में भी थोड़ा सा समर्थन था बीजेपी को, लेकिन कश्मीर में उतना समर्थन बिल्कुल नहीं है। नेता बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कश्मीर में बीजेपी को समर्थन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख जो 2 दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्हीं का जो है जमीन मानी जा रही है। और 2-3 पार्टियां जो है पिछले कुछ हाल फिलहाल में बनी 3-4 साल के बाद, चाहे वो अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी हो, चाहे फिर और 1-2 पार्टियां छोटी छोटी बनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद के लिए अब ये मुश्किल है कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने जो फैसला लिया है, अधिकतर लोग जिनसे बात होती है वो मानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस में इतना काम किया, इतना उन्होंने नाम मिला, शायद उन्होंने ये गलती कर दी कांग्रेस छोड़कर, उन्हें कांग्रेस की बात ही माननी चाहिए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो उनको सफलता दिला सकते।